Om Shanti. Today is 8th of June 2025, and this is the scientific analysis of today's Murli. Today's Avyakt Murli. The topic is Supreme Self Programming. Okay, why is this Murli relevant today? क्योंकि आजकल हर कोई थका हुआ है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, एंड बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी ओबे ही नहीं करते तो हम स्पिरिचुअली भी थके हुए हैं। लेकिन आज बाबा एक ब्रेक थ्रू फॉर्मूला देते हैं। बाबा कहते हैं सच्चे दिल से स्नेही बनो, सम्मान में रहो और मेहनत मुक्त बन जाओ। ओके, नाउ दिस इज वेरी डीप, पर ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसका बेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। Now let's understand the complete concept with part 1, सोमान की साइंस। सोमान क्या है? The science of self-respect frequency. Okay, self-respect frequency. मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान का बिहेवियर उसका सेल्फ इमेज डिफाइन करता है। जो जैसा अपने बारे में इंटरनली सोचता है वैसे ही एक्ट करता है। दिस इज़ वेरी डीप एक्चुअली। पहले खुद को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, खुद को महान समझना ज़रूरी है। बाबा के डेली हमें कहते हैं यू आर माई चाइल्ड, आप एक महान आत्मा हो। बट यू नो व्हाट, इंटरनली हम खुद को महान समझते नहीं हैं। हमें अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देख के, अपने व्यवहार को देख के, अपने इस बर्थ के अनुसार अपनी एक इमेज अपने अंदर क्रिएट करते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसे गुस्सा कर देता हूँ, मैं तो ऐसे रिएक्ट कर देती हूँ, या मुझे तो चीज़ों पे बुरा लगता रहता है, मैं कहाँ महान हूँ। बाबा कहते हैं आप देवी देवता हो, ठीक है, आप स्वयं श्री लक्ष्मी, स्वयं श्री नारायण हो। और फिर हमारे दिमाग में क्या इमेज रहती है इस बर्थ के अनुसार, हम कैसे स्वयं श्री लक्ष्मी हो सकते हैं। बात बात पे तो हमें गुस्सा आता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वमानों की प्रैक्टिस करो, बार बार अपनी ये थॉट्स क्रिएट करो, नो एक्चुअली आई एम अ ग्रेट सोल। द होल थिंग इज, मैंने 84 बर्थ्स का एक सर्कल पास किया है जिसमें मेरे 84 बर्थ्स लिए हैं, जिस वजह से गिरते गिरते मेरी अवस्था ये हो गई है। एक्चुअली आई एम अ वेरी डिवाइन सोल बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तो ये स्मृति खुद को बार बार दिलाना कि मैं भगवान का बच्चा, सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई वॉज अ डिवाइन किंग एंड द डिवाइन क्वीन ऑफ द हेवन। सो वो मैं ही था, और वो मेरा एक्चुअल नेचर है, वो मेरा एक्चुअल बिहेवियर है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वाइसेस। जैसे ये वाइसेस निकल जाएंगे मैं दोबारा अपनी नेचुरल नॉर्मल स्टेट में आ जाऊंगा। सो स्वमान का मतलब होता है पहले खुद को ही रिस्पेक्ट देनी है, खुद को इज्जत देना। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड बाबा कहते हैं बच्चों को सिर का ताज दिया है, पाँव में गिरने से बचाया है। इसका अर्थ क्या है? बाबा गिव्स अस अ डिवाइन आइडेंटिटी ब्लूप्रिंट। एक होती है मैन बेस्ड आइडेंटिटी, जहाँ पे हम अपनी पोस्ट की वजह से, जैसे इफ़ आई एम एन एडवोकेट, ओके, आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट, सो एक ईगो ड्राइवन आई एम एन एडवोकेट, ये एक सेल्फ आइडेंटिटी हो गई ना मेरी, मैन बेस्ड आइडेंटिटी है, जिससे मुझे खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए ईगो यूज़ करना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड, जितना अच्छा मैं काम करूँगी उस बिहाफ पे परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी होगी। कंपैरिजन बेस्ड, कि मैं उससे बेहतर हूँ, इससे बेहतर हूँ। एक टेम्परेरी रोल के हिसाब से मैं अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन गॉड बेस्ड आइडेंटिटी में क्या होता है? स्वमान। सबसे पहली चीज़ आती है सोल कॉन्शियसनेस, कि आप सोल हो। यू नॉट अ रोल, यू आर एक्चुअली अ सोल। एडवोकेट इज जस्ट अ रोल, बीइंग अ डॉक्टर इज जस्ट अ रोल। यू आर अ सोल।
आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, इस बात से आपका स्टेटस सेट होता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर हाउ मच यू आर अर्निंग, एट व्हाट पोजीशन यू आर। ओके, सोल की फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है उससे फ़र्क पड़ता है कि हाउ ग्रेट यू आर। प्योरिटी बेस्ड, आपकी प्योरिटी कितनी है, राइट उससे फ़र्क पड़ेगा व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी। कंट्रीब्यूशन बेस्ड, कितना दान पुण्य हम करते हैं, ठीक है, कितना हम शक्तियों का दान करते हैं, कितना हम धारणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यज्ञ को चलाने में कंट्रीब्यूशन कितना देते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट मेंटल सपोर्ट ऑल्सो, वाइब्रेशनल सपोर्ट ऑल्सो। और लास्ट है इंटरनल आइडेंटिटी। तो ये स्वमान एक ऊर्जा है, वाइब्रेशनल फील्ड है, जो हमें देह अभिमान ईगो आइडेंटिटी से निकालकर सोल स्टेट में स्टेब्लिश करता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है स्वमानों की प्रैक्टिस करो, और स्वमान की प्रैक्टिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ दैट थॉट। और अपने आप को दिमाग में वो चीज़ बैठानी है, सबकॉन्शियसली वो बात बैठ जाए तब तक उसे रिपीट करना है, इमेजिन करना है खुद को उस स्टेट में। शुरू में यही चीज़ काम कर सकती है। इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट पुरुषार्थी, इफ़ यू वांट टू डू some wonderful prashads in your life in this Sangam age, started with your Saman practices. I am Master Sarv Shaktivan, I am Master Almighty. Repeat it, write it. सूरज भाई जी क्लासेस में कहते हैं, बिकॉज हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। इट इज़ जस्ट कि हम उस लॉजिक को समझ नहीं पाते। सोमानों के अभ्यास से अपना पुरुषार्थ शुरू करें कि मुझे हर दिन का मेरे पास एक सोमान होना चाहिए जो मुझे दिन भर में रिपीट करना है, जब भी, और केवल रिपीट करना है। इतना अपने आप पर अटेंशन रखना पड़ेगा। तो सोमान हमें सोल स्टेट में स्टैब्लिश करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइंटिफिक पैरेलल्स। सेल्फ रिस्पेक्ट इज लाइक ट्यूनिंग अ रेडियो टू हायर फ्रीक्वेंसी। दूसरों को रिस्पेक्ट देने से पहले खुद को रिस्पेक्ट दो। ओके, लो सेल्फ इमेज इज इक्वल टू स्टैटिक और नॉइस, एंड डिवाइन सेल्फ इमेज इज इक्वल टू clear connection to peace, power, and purpose. Okay, that is a clear frequency. स्वमान में स्थित होने से व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। जब स्वमान मतलब आपको अपनी रियल आइडेंटिटी का पता होना कि आप हैं कौन। बाबा कल भी मुरली में कह रहे थे, नो योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को जानो पहले, और उसी अनुसार फिर व्यवहार में हो, जिससे ये चीज़ पक्की होगी कि ऑल दिस इज ड्रामा, आई एम अ सोल, आई एम अ प्योर सोल with the higher frequencies, and I played a great role. That was my actual state, so I should behave like that only, not कि आज मेरी स्थिति क्या है, not because आज मेरे बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं तब नारायण था। Being Sri Narayan does not depends upon the bank balance of your account. It depends on your स्थिति। ओके, अगर हमारी स्थिति ठीक है तो बाहर भी चीज़ें नॉर्मल और अमेजिंग होती चली जाएंगी। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, दैट आई एम अ डिवाइन सोल, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ। कोई भी चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, मेहनत क्यों लगती है ना। स्वमान प्रैक्टिस में भी मेहनत लगती है। वाई वी स्ट्रगल स्पिरिचुअली। बाबा कहते हैं जो स्नेही होता है उसे याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। जिससे अगर किसी से प्यार ही हो जाए तो भूला ही नहीं जाता,
वो याद रहेगा, हमें भुलाने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। बट एज बिकॉज बाबा इज़ अ बिंदी, तो उनसे स्नेह होना और डीप स्नेह होना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले उन्हें समझना पड़ता है, हमें पहले खुद सोल कॉन्शियसनेस में आना पड़ता है। हमें ये याद रखना पड़ता है कि मैं खुद ही बॉडी नहीं हूँ, क्यों मैं किसी भी देहधारी से प्रेम करूँ, ये तो सब कुछ यहीं जल जाएगा। तो वो चीज़ें समझने में टाइम लगते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा भी इस फीलिंग में आ जाएंगे कि आई एम अ सोल, तो फिर बाबा ऑटोमेटिकली याद आएंगे, बिकॉज ही इज़ अ सुप्रीम सोल, दुनिया में सबसे सुंदर, है ना। तो जब बाबा कह रहे हैं कि जो स्नेही होता है उसे याद करने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, सो थिंक लाइक दिस। यदि कोई चीज़ आपकी फेवरेट है, क्या आपको उसे याद करने में मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वो नेचुरली आपके माइंड में रहती है। इसके पीछे न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी बिहाइंड दिस पॉइंट, द रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, filters thoughts based on emotional priority. Love and connection amplify memory signals. इसीलिए स्नेह का मतलब है इमोशनल कोडिंग ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इनटू योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसका सीधा मतलब क्या है? जहाँ दिल से संबंध नहीं, वहाँ मेहनत होती है, और जहाँ दिल से कनेक्शन है, वहाँ याद स्वतः ही आती है। ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिल से कनेक्शन कैसे हो, उसके लिए हमें ना बाबा को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि वो है क्या, कैसे वो इतने से होके सब कुछ चला लेते हैं, कैसे तो उनको ड्यूटी है संसार चलाने की, वो करते क्या है पूरे टाइम पर हम धाम में रखे। ये सब जब सवाल आपके बुद्धि में आने शुरू होंगे ना, देन वी विल स्टार्ट राइजिंग इन लव विद गॉड। जब हम संसार में किसी से प्रेम करते हैं, वी फॉल इन लव, ओके, बट जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वी राइज इन लव, वी नेवर फॉल इन लव विद गॉड। गिरावट नहीं होती है हमारी। तो थोड़ा टाइम देना शुरू करें। अगर याद नहीं आती, याद इज नॉट लाइक जिसे जबरदस्ती बिठा के किसी को याद किया जाए, नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। हु इज ही, हाउ ही इज सो स्वीट, वो क्यों मुझे मिले हैं, ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे आकर के अपना बनाने तैयार है, क्यों मुझे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। उन्हें समझना तो चाहिए, वरना ये तो ऐसे हो गया ना कि कोई हमारे लिए सब कुछ कर रहा है और हम उससे भाव भी नहीं दे रहे, हम जानना ही नहीं चाहते, कोई नहीं कर रहा है ना, इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, गिव हिम सम टाइम। उनके सामने जाके बैठो कि हुआ यू, वाई आर यू लाइक दिस, एंड वाई यू लव मी सो मच, ओके। तो मेहनत नहीं लगेगी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। स्नेह इज इक्वल टू ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का आधार, लव एज फाउंडेशन। बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान है, स्नेह नहीं है तो जीवन रुका हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो जीवन रुका हो जाएगा। बाबा की पूरी मुरली स्नेह पे चली हुई है। चलो इसका लॉजिक समझे अभी। ज्ञान बिना प्रेम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बट ज्ञान और स्नेह दोनों एक साथ हो तो सोलफुल इंटीग्रेशन। अच्छा, बस किसी को बिना जाने किसी से प्रेम कर लेना, बस कुछ चीज़ अच्छी लग गई तो प्रेम हो गया, तो उस चीज़ का बाद में जाके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो जाता है। हम संसार में भी देखते हैं ना, बाद में जाके वो चीज़ें खराब हो जाती है। बट
किसी के बारे में आप जानते हो अच्छे तरह से और फिर उससे स्नेह है, देन बाबा इसे कहते हैं सोलफुल इंटीग्रेशन। तो बाबा के बारे में हम जाने, उनकी सिर्फ बायोग्राफी जो हमने वो पढ़ा है ना 7 डेज कोर्स में, से वो 3rd चैप्टर पढ़ाया जाता है कि बाबा निराकार है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। केवल इतना जानना काफी नहीं होता, वो तो हमें चार्ट में लिखा हुआ ही दिख जाता है, कोई भी पढ़ सकता है उसे। उन्हें उस आधार पे और अच्छे से जानने के लिए उन्हें समय देना पड़े। ज्ञान और स्नेह जब दोनों कंबाइन चलेंगे ना, तब होगा ये इंटीग्रेशन। और ऐसा भी होता है ना कि सिर्फ बाबा याद है, हम तो बस याद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता। मुरली मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बस बाबा से प्रेम है, दैट ऑल्सो डज नॉट वर्क। जिसका भगवान से प्रेम है उसका मुरली से भी प्रेम होगा, और जिनका मुरली से प्रेम है उनका भगवान से भी प्रेम होगा। सो इसीलिए ज्ञान और स्नेह दोनों बैलेंस में होने चाहिए। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो एक इंटरनल बॉन्ड नहीं बनेगा बाबा से। जैसे बीज को पानी नहीं मिलता तो वह फल नहीं देता, राइट? वैसे ही यहाँ पे बीज हो गया ज्ञान और पानी हो गया स्नेह। तो ज्ञान में अगर स्नेह ऐड नहीं हुआ तो उस चीज़ का फल नहीं निकलेगा। अब हम इसे साइंटिफिकली समझ रहे हैं पूरी मुरली को, है ना, कि हमारी फ्रिक्वेंसीज हाई हो जाती हैं, हम याद में बैठने से आत्मा की ऑरा क्लिनजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो बस इसी वजह से जाके बस याद में बैठना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि मुझ आत्मा की फ्रिक्वेंसीज हाई हो जाएंगी उस भगवान को याद करने से। ये हो गया बस एक ज्ञान यूज करके याद में बैठना, बट इसमें उस भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, राइट? हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि इमोशंस यदि नहीं है और ज्ञान लेकर के हम बस चल रहे हैं इस पार्ट में, तो उनका कोई फायदा नहीं है। माताओं को बाबा इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भावनाएं होती हैं, उनको स्नेह होता है, कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, बस उन्हें बस बाबा बाबा करना आता है। फिर भी बाबा कहते हैं कि उनको पद ऊंचा मिलेगा जस्ट बिकॉज उनको इमोशंस हैं। ज्ञान इज सीड, स्नेह इज नरिशिंग वाटर, और समान इज सनलाइट। तो तीनों चीजें हमें बैलेंस करके चलनी है, ज्ञान, स्नेह एंड समान। ओके, दिस मुरली इज कम्प्लीटली फॉर दोज जो कि पुरुषार्थ शुरू करना चाहते हैं। ये इनिशियल स्टेज वालों के लिए है। तो जो करना चाहते हैं वो आज मुरली सुन के ज़रूर शुरू करें, अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लाना। द नेक्स्ट 4th पॉइंट इज रिलेशन मैनेजमेंट का डिवाइन मॉडल। रिलेशन मैनेजमेंट का डिवाइन मॉडल। बाबा कहते हैं कि दूसरे की कमजोरी मत देखो, वशीभूत नहीं बनो, वशीकरण दो। ओके, व्हाट इज द साइंस? देयर इज अ साइंस ऑफ mirror neurons. When we observe someone's behavior, our brain mimics to unless we are consciously aware. अगर कोई खुद को ऑब्जर्व करता होगा ना तो उसे ये चीज़ पता होगी। दूसरे के व्यवहार को देख के हम मिमिक करना शुरू कर देते हैं जब तक हम अवेयर नहीं हो जाते कि हम मिमिक कर रहे हैं। बट इफ वी ऑपरेट फ्रॉम हायर अवेयरनेस, हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, एब्जॉर्वर नहीं, है ना? तो जब हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि हाउ
थिंग्स आर गोइंग ऑन, व्हाट इज़ माय बिहेवियर, हम अवेयर रहते हैं उस चीज़ को लेकर के, एब्जॉर्व नहीं करते सबके नेचर को, किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते. सो दिस इज़ अ वेरी डीप थिंग. अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें कि अगर कोई गुस्से में है तो उसके साथ शांत रहकर हम अपने नर्वस सिस्टम को डी एस्केलेट कर सकते हैं. अगर कोई कमी में है, ओके, तो उसे स्वमान देकर हम उसकी फ्रीक्वेंसी फील्ड को अपलिफ्ट कर सकते हैं इफ वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड हायर कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस. सामने वाले से इन्फ्लुएंस होके खुद गुस्सा ना करके उसको भी शांत कर सकते हैं. ओके, ये होगा तभी, ज्ञान देने से ये नहीं होता. ये हमारी एक खुद की स्थिति होती है जो पहले हमें बनानी पड़ती है और वो नेचुरली ऐसे काम करती है. बाबा सेज कि क्षमा और शिक्षा दोनों साथ में होनी चाहिए. शिक्षा देने से पहले क्षमा करना आवश्यक है. ऐसे नहीं किसी को गुस्से में जाके उसको उसका सही बताना कि यू आर रिएक्टिंग रॉन्ग, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, और ही ज़्यादा गुस्सा करके उसको ये बताना कि ये कैसे होना चाहिए. हो सकता है आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर बात कहने के तरीके अगर सही नहीं है तो वो चीज़ काम नहीं करने वाली है ना. इसलिए बाबा कह रहे हैं क्षमा और शिक्षा दोनों एक साथ होनी चाहिए. उसको जवाब देने से पहले आप उसे क्षमा करो कि कोई बात नहीं, उसने जैसा भी व्यवहार किया इट्स ओके. तो जब आप उसको क्षमा कर दोगे योर रिएक्शन विल बी डिफरेंट. फिर आप उसे वो बात बहुत प्यार से समझा सकते हो. ओके, इसे कहते हैं मॉडर्न कोचिंग. तो मॉडर्न कोचिंग भी यही कहता है कि फीडबैक विदाउट कंपैशन इज इक्वल टू रिजेक्शन. ओके, फिफ्थ पार्ट इज मेहनत मुक्त जीवन की साइकोलॉजी. मेहनत मुक्त जीवन, एक फ्लो स्टेट. बाबा कहते हैं अब मेहनत नहीं, मौज करो. ही इज अ फादर, वही कह सकते हैं मौज करो. तो ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ फ्लो की स्थिति है. फ्लो स्टेट क्या होता है? एज पर न्यूरोसाइंस जब हम ईगोलेस, डाउटलेस, डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है और हम एफर्टलेसली काम करने लगते हैं. योगी वह है जो डिवाइन लव में लीन हो जाए और एफर्टलेस रिमेम्बरेंस में रह सके. और वो कैसे पॉसिबल है? इमोशनल प्लस एनर्जेटिक अलाइनमेंट से. और ये एफर्टलेस स्टेट तब आती है जब आप कॉन्शियस रहते हो पुरुषार्थ के लिए कि मुझे पुरुषार्थ करना है. और पुरुषार्थ किसी भी तरह का हो सकता है. स्वमानों की प्रैक्टिस हो सकता है, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस हो सकता है, मुरली का चिंतन हो सकता है, पॉइंट्स को बुद्धि में रखना हो सकता है. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अगर आप बार बार ब्रेक लेकर के अपने दिमाग को सेंटर में लेके आते हो कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट प्लेइंग अ पार्ट. घूम फिर के आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट प्लेइंग अ पार्ट. आई एम अ डिवाइन डेटी जस्ट प्लेइंग अ रोल. थकान नहीं होती है उसमें, याद भी कंसिस्टेंट रहती है. ब्रेक मिलते ही अपने आप को याद दिलाना, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं. जो चीज़ हम भूल गए उसे बार 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 अपने आप को याद दिलाना. बार बार याद दिलाने से न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे, स्थिति वैसी बन जाएगी और तब होगी एफर्टलेस रिमेम्बरेंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल ड्रिल. आई एम अ डिवाइन सोल, एफर्टलेस सोल. ओके, चलो थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लें और मन में ये दोहराएं.
मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। मैं मौज में हूँ। गॉड इज विद मी। जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। मैं सेवाधारी भी हूँ। मैं समानधारी आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों में एक अलग शक्ति है। इसीलिए मैं सफल आत्मा हूँ। मैं लाइट हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे अफर्मेशंस देने से आप माइंड को एक कमांड देते हो कि ये मैं हूँ और इसके आगे पीछे कोई थॉट नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी हूँ। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड को भी एक कमांड जाता है, दैट इज़ मी। और जब सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज़ स्वीकार कर लेता है तो वो आपका स्वरूप बन जाता है। संसार में मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस बहुत सारे सिखाए जाते हैं, बट हमारे पास जितने हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स हैं वो संसार में किसी के पास नहीं होते, बिकॉज उन्हें भगवान ज्ञान नहीं देता। यहाँ पे बाबा हमें डायरेक्टली आके सम्मान देते हैं कि यू आर माइन, आई एम योर फादर। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? भगवान खुद ही बोल रहे हैं आकर के। ओके, सो डू प्रैक्टिस सम्मान्स, कमांड योर माइंड, देन अ चेंज विल स्टार्ट. You will see a practical shift in your life. Okay, so the next point is Murli ka master takeaway. बाबा ने आज 3 की इक्वेशंस दी हैं। पहला दिया है स्वमान, जिससे कि देह अभिमान खत्म होगा। जब हम डेली सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं ना, तो बाबा ने उसका सोल्यूशन दिया है। कैसे होंगे सोल कॉन्शियस? स्वमांस की प्रैक्टिस करके, है ना। हो सकता है हमें से कुछ बच्चों ने पुरुषार्थ शुरू किया हो और क्वेश्चन भी हो इस चीज़ को लेकर के, तो बाबा ने मुरली में उस चीज़ का सल्यूशन दिया है, स्वमान प्रैक्टिस करो, जिससे देह अभिमान ऑटोमेटिकली कम होगा। स्नेह में रहो, सिर्फ ज्ञान में नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करो। लवलीन अवस्था इज इक्वल टू मेहनत मुक्त अवस्था, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर किसी के प्रति स्नेह होता है तो उसके लिए किए गए काम में मेहनत नहीं लगती, ऑटोमेटिकली करते हैं। एक मम्मा अपने बच्चे के लिए जब खाना बनाती है, ये नहीं देखती कि कितनी बार गर्म करवा रहा है, कितनी बार ठंडा मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है। नहीं, वो सब कुछ करके देती है। यहीं कोई और बाहर का आके बैठे वही चीज़ें करे, विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड ना। तो जहाँ पे स्नेह है वहाँ पे मेहनत नहीं लगती। इसका अर्थ क्या हुआ?
जब हम बाबा से दिल का कनेक्शन बनाते हैं तो रिमेम्बरेंस नेचुरल हो जाती है और संघर्ष समाप्त हो जाता है। इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली समझने के बाद भी हमें उस चीज़ के लिए इमोशनल होने की ज़रूरत है। ओके, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। द लास्ट पॉइंट इज सफल बनो, सफल करो। अब इसका अर्थ क्या है? टाइम एक एनर्जी है। टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। थॉट्स आर इन्वेस्टमेंट। कर्मा इज आउटकम। और रिस्पेक्ट क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आप किसी को बदलना चाहते हो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि शुभ भावना, शुभ कामना से बदलो। ये नहीं आप पर नहीं, हम ऊपर से तो चाहते हैं कि ये बदल जाए, पर अंदर से एक उल्टी चीज, ये कभी बदल ही नहीं सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये भावना अगर रहेगी वो सच में नहीं बदल सकता। एक तो उनको वैसी पावर नहीं है ना, ना उनके पास भगवान है जीवन में जो उन्हें संभाल ले। और चलो भगवान है भी, तो अगर उसकी एनर्जी लो है, वो नहीं खुद को ऑपरेट कर सकता, ऊपर से हम ऐसे ही भावना भेज के उन्हें थोड़ा और डिग्रेड कर देते हैं। तो यू नो व्हाट, एक जो चीज़ मैंने सीखी है समय के साथ, सहन करने के लिए ना बहुत शक्ति चाहिए। जो लोग कभी कुछ भी उल्टा सुन करके चुप रह जाते हैं और फिर भी उनके लिए शुभ भावना रखते हैं, दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सुनने की आदत है या फिर हमारे पास एनर्जी नहीं है या हम गुस्सा करके उसको जवाब नहीं दे सकते, हमें हिम्मत नहीं है। एक्चुअली जो सुन के चुप रह रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हिम्मत है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और सुन के चुप रह के भी आपके प्रति शुभ भावना रख रहा है, उससे ज़्यादा पावरफुल इस धरती पे कोई भी नहीं है। सो अपनी पावर गुस्सा करके ना दिखाएं, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल करके श्रीमत पे चल के उसे शुभ भावना देके अपने पावर को दिखाएं, दैट हाउ पावरफुल आई एम। सी, मैं तब भी आपके लिए शुभ भावना रख सकती हूँ। अगर आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना से बदलें। जैसे सर्जन ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देता है, ऐसे ही करेक्शन से पहले कंपैशन दें। क्या करना है? करेक्शन से पहले कंपैशन देना है। और कंपैशन कैसे देंगे? अंदर से पहले वो कंपैशन आना चाहिए। कोई बात नहीं, बेचारे कर्मों के अनुसार इस पैटर्न्स में आ रखे हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। फिर जाके उसको समझाओ। ऐसे नहीं किसी ने गुस्सा किया और मैंने उसको डबल गुस्सा करके उसको जवाब दिया, उसके को सही बताया, तुम्हें पता है ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, तो वहाँ कंपैशन गायब है। हम और ही गलत हो गए। बात भले ही सही थी, बट जिस हिसाब से हमने जवाब दिया तो हम भी गलत हो गए। आपको याद है मम्मा जब किसी के बारे में उन्हें कुछ बताना होता था कि ये चीज़ सही नहीं है, तो पहले उन्हें उनकी क्वालिटीज़ बताती थी कि आप ये बहुत अच्छा करते हैं, बस ये एक चीज़ है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उससे सामने वाला ऑफेंड नहीं होता कि आपके अंदर ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बस ये एक चीज़ है जो चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारे बड़ों ने हमें एग्जाम्पल बन के बताया, ये चीज़ें हमें छोटी छोटी समझनी पड़ रही हैं, उनमें ये चीज़ें नेचुरली थी, है ना। तो क्योंकि मम्मा का मंथ भी चल रहा है, तो थोड़ी सी इस चीज़ को धारण करें, अपनी सहन शक्ति को इंक्रीज करें और उसे यूज़ करें। जितना यूज़ करोगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बनती जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। आज की मुरली सिर्फ एक टीचिंग नहीं थी, ये एक सोल अपग्रेड सिस्टम से हम माइंडफुली स्टेबल बनते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं बाबा से, स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, एनर्जेटिकली डबल लाइट बनते हैं, है ना। इसीलिए मुरली को ध्यान से सुने और सिर्फ सुने नहीं, उसे एनालाइज करें। आज से सिर्फ वायदा नहीं करें,
वायदे का साइंटिफिक फ़ायदा उठाएँ। So that's all for today, and last do share this जिसे ज़रूरत हो इसकी। Do share this to at least one person. Okay? Om Shanti. I'll see you tomorrow.